नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हम आपको सीधा लिए चलेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, गंगा सागर पहुंच चुके हैं। ये वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूजा अर्चना वहां चल रही है। गंगा सागर कपिल मुनये नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कपिल मुनये नमो नमः, ओम नमस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरनुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। प्रथम चरण अर्जावर्ते भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे गंगा सागर स्थाने कपिल मुनि स्थाने अधियमकराशे माघमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां पूर्णतिथौ अद्यं गुरुवासरे यथा गोत्रः उम्कगोत्रम् उम्कनामः मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम राष्ट्रविप्लवादि सर्वबाधा विघ्न शांति प्रियते गंगा सागर पुरुषोत्तम कपिल मुनि मंदिर यथा सत्व पूजनम संकल्पितहं करिष्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कपिल मुनये नमः, ओम कर्पूर गौरं ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्दानदं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं नारायणं प्रतिगच्छति। ओं नमो भगवते सीधा चलेंगे। हमारे साथ अनुपम मिश्रा गंगा सागर से इस वक्त पहुंच चुके हैं, हमारे साथ लाइव है। हम सीधा चलेंगे उन्हीं के पास। और ये अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा अनुपम, और बहुत अहम यहाँ पर गंगा सागर में अमित शाह का पहुंचना, क्योंकि आध्यात्मिक मायने भी बहुत हैं इसके। कहने को सियासी दौरा, लेकिन यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश अनुपम? जी नवजोत, बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल जीत का जो सफर है बीजेपी का, वो बंगाल में मंदिरों और तीर्थों के रास्ते से गुजर रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो त्रिमूर्ति हो, गृह मंत्री हो, देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करके निकल रहे हैं और जो लोग हैं उनको हाथ दिखा रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि जब भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा बंगाल में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो किसी न किसी मंदिर या तीर्थ में जरूर जा रहे हैं। तो एक तरह से जो उनकी विचारधारा है उससे जुड़े होने की ये जो लड़ाई है उसमें दिखाना है कि हाँ, हिंदुत्व का जो विचारधारा है उसके परिपूरक होने की ये कोशिश है। पहुंच चुके हैं। जय श्री
दौरा है, लेकिन पौराणिक महत्व तो बहुत है इस जगह का भी। कपिल मुनि आश्रम का पौराणिक महत्व कहते हैं कि ये वही जगह है जो कि भारत भूमि पर गंगा नदी के बहने और उसे पावन करने की वजह बना। और त्रेता युग में राजा सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्रदेव ने उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के इसी आश्रम में बांध दिया था। सुनते हैं क्या भाई सब माइक रख दो यार। मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहां पर मां गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूं। यहां पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलीला मां गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूं, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करेंगे और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्म्य को दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर कर मेरी बात समाप्त करूं। सर तो गंगा सागर अमित शाह गृह मंत्री जिन्होंने यहाँ पर दर्शन किए, कहा कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हरिद्वार से बंगाल तक किस तरीके से आध्यात्मिक सूत्र से जुड़ती है गंगा, उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि उत्तरायण मेले का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को और ज्यादा महत्व दिया जाएगा। हमारे साथ अनुभव मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत अहम ये, और हर बार जब भी अमित शाह पहुंचे हैं बंगाल, हमने देखा है कि सबसे पहले मंदिर दर्शन होते हैं, अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं और फिर उसके बाद चुनावी यात्रा की शुरुआत होती है। बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था नवजोत की ये जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे जुड़े रहने का दिखावा भी हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उस तरह की मान्यता है बीजेपी की। जब भी चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं वो किसी न किसी मंदिर का दौरा जरूर करते हैं। और ये जो बंगाल की मुख्य बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक है, इसके लिए बहुत अहम है। गंगा सागर हिंदुओं का बड़ा ही आध्यात्मिक तीर्थ है
और इसकी बड़ी मान्यता है। ऐसे में अमित शाह पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अमित शाह जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह जी चारों ओर घूम रहे हैं। जो लोग आए हैं दर्शन के लिए, देखने के लिए अमित शाह को, उनका अभिवादन करते हुए अब वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है आज का बंगाल का दौरा, काफी कार्यक्रम है, लगभग 6 कार्यक्रम प्रोग्राम है उनके। और यहाँ से शुरुआत जो हुई है, इसके बाद वो सीधे दक्षिण 24 परगना जिले में जनसभा को आयोजित करेंगे। और जो 5वीं परिवर्तन यात्रा है, 5वीं परिवर्तन और आखिरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भी इसके बाद वो करने वाले हैं। यहाँ पर वो एक व्यक्ति के घर, जो रिफ्यूजी हैं, उनके घर भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बंगाल की धरती से जुड़े रहने की कोशिश, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी है, वो सभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो वोट बैंक है इस बार, उसमें काफी अंतर आ गया है। और जो बीजेपी की कोशिश है, बहुसंख्यक जो 70% वोट है उसको हासिल करने की कोशिश, टारगेट यही है। और इसी टारगेट के अंतर्गत हर दौरे में मंदिर दर्शन या पूजा अर्चना अहम है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसका जिक्र भी आपने किया, क्योंकि हमने देखा हर बार जब भी अमित शाह वहां पहुंचे हैं, चाहे वो आदिवासी के घर पे भोजन की बात हो, किसान के घर के भोजन की बात हो, या फिर अब आज इसके बाद नारायणपुर गांव जहां पर उनको पहुंचना है, शरणार्थी के परिवार के बीच पहुंचेंगे और वहां पर भोजन करेंगे, वहां से भी एक संदेश होगा। अनुपम जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है सीएए एक प्रमुख मुद्दा है और बंगाल में रिफ्यूजी और मतुआ संप्रदाय, इनका वोट बैंक काफी ज्यादा है। लगभग 1,80,00,000 मतुआ वोटर्स हैं और इनका प्रभाव बंगाल की 40 से 50 सीटों पर है। तो ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी सफलता हासिल हुई थी मतुआ संप्रदाय को प्रभावित करने में। और मतुआओं का जो गढ़ रहा है रानाघाट, बनगांव, वहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन एक साल में जो बीजेपी ने कहा था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इससे पहले जब उत्तर 24 परगना अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होने के बाद हम सीएए की प्रक्रिया पूरी करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो ये बातें बहुत अहम है। जो वोट बैंक है वो काफी अहम है। और रिफ्यूजी के घर खाना जा रहे हैं, भोजन जो करने जा रहे हैं, वहां पर ये अहमियत है कि कितनी तवज्जो बीजेपी जो रिफ्यूजीज हैं उनको दे रहे हैं, वो दिखाना है। लौटेंगे अनुपम, आपके पास नजर आप बनाए रखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री ने भी बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार ही कसूरवार है और ये भी कहा कि अगर ऊर्जा आयात कम करने की कोशिश की होती तो बोझ नहीं पड़ता। हालांकि वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेल की कीमत बढ़ाकर बजट घाटा दूर कर रही है सरकार। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। ये सोचने के लिए कहा है कि भारत जैसे देश में तेल गैस के आयात पर निर्भरता कम करने पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम ने खुद आंकड़े बताए कि भारत ने 2019-20 में अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए 85% तेल आयात किया था, 53% गैस का आयात किया गया। क्या भारत जैसी विविधता और प्रतिभा वाले देश इस तरह से किसी पर निर्भर रह सकता है? Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. पीएम ने ये कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, फिर भी इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि बाहर से महंगे तेल और गैस पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे। लेकिन एक तरह से पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी बातों से विपक्ष से सवाल पूछ लिए जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हमलावर हैं। लेकिन ये राजनीति अब पीएम मोदी के बयान के बाद और भड़क सकती है। विपक्ष के पास मौका भी है क्योंकि पेट्रोल की कीमतों पर आग लगी है, लोग परेशान भी हैं।
राजस्थान के श्री गंगानगर में तो नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। अलवर में 97 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए लीटर के पार हो चुका है। मुंबई में 96 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपए प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपए पड़ता है। वो आज 90 रुपए देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपए की चीज के ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा के 90 रुपए दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को चुभ रही हैं और सरकार के पास इस बात का कोई ठोस बचाव नहीं है कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। दिल्ली के ही उदाहरण से समझिए कि 32 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर करीब 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और करीब 20 रुपए का वैट मिलाकर करीब 53 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है और इससे पेट्रोल की कीमत 89 रुपए के पार पहुंच गई। इसके बीच ही कांग्रेस इस बात पर हमलावर है कि जब मनमोहन सरकार के दौरान 2014 में क्रूड का दाम $108 प्रति बैरल था तो पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे लीटर मिलता था। अब जब कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल सेंचुरी क्यों लगा रहा है? क्यों तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे? ये बात भी सच है कि भारत में पेट्रोल पड़ोसी देशों से सबसे महंगा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें सबको परेशान कर रही हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति वो संवेदनशील है तो क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी? आज तक ब्यूरो। सबकी नजर पंजाब लोकल बॉडी चुनाव के रिजल्ट पर थी। चुनाव से पहले खूब सियासत भी हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सियासी जमीन तलाशने के लिए खुद को किसानों का हमदर्द दिखाने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाई। अकाली दल ने एनडीए छोड़ा, लेकिन अब जब नतीजे आ गए हैं तो पंजाब का भरोसा कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर ही नजर आ रहा है। पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली जीत पर लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी। जय जवान जय किसान के नारे लगे तो वहीं इन चुनावी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। देश की नंबर 1 पार्टी पंजाब के निकाय चुनाव में चौथे नंबर पर रह गई, यानी बीजेपी साफ हो गई। चुनाव के नतीजों को देखें तो नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस, नंबर 2 की पार्टी अकाली दल है और नंबर 3 पर बड़ी जीत का सपना देख रही आम आदमी पार्टी और चौथे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी। इस जीत को कांग्रेस ने किसानों की जीत बताया और बीजेपी की नीतियों की हार। आंदोलन के बीच पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत की व्याख्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूं की। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी है, शुक्रगुजार है कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहड़े अज रिजल्ट आए ने, मेरा ख्याल कदे भी पंजाब इहो जिहे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी को भी। ये एक बहुत छोटी हिम्मत है जिहदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी को सपोर्ट किया। राजस्थान और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के परिणाम को नए कानून का रेफरेंडम बताने वाली बीजेपी खामोश है, जबकि पंजाब में अपने गढ़ में ही उसे हार मिली। जिस लोकसभा सीट से सनी देओल आते हैं यानी गुरदासपुर, वहां बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी। अब आपको सीटों के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने नगर परिषद की 1815 सीटों में 1199 सीटें जीती। अकाली दल ने महज 289, आम आदमी पार्टी ने 57, तो वहीं बीजेपी को महज 38 सीटें मिली। अगर आप मिल चुका है भाई और बहनों, अब मजूली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है।
आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए, मेघालय और असम के बीच अभी सड़क मार्ग से जो दूरी करीब 250 किलोमीटर है, भविष्य में सिर्फ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। ये ब्रिज अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में आज निमाती मजूली नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी धुबरी तिसिंगमारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगीघोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सहित ब्रह्मपुत्र पर 4 जगह टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहित असम को, नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगे। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमार्ग पर फोकस नहीं किया गया तो लगभग खत्म ही हो गए। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए
एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी केंद्र बनाया जाए। इसलिए इनलैंड वाटरवेज को यहां एक बड़ी ताकत बनाने पर काम चल रहा है। हाल में ही बांग्लादेश के साथ वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने के लिए हुगली नदी में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर काम चल रहा है। इससे असम के अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को भी हल्दिया, कोलकाता, गुवाहाटी और जोगीघोपा के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अभी नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने के लिए जिस संक्रमित क्षेत्र पर हमारी निर्भरता रहती है, उस निर्भरता को ये रास्ता कम करेगा। भाई और बहनों, जोगीघोपा का टीडब्ल्यूटी टर्मिनल, आईडब्ल्यूटी टर्मिनल इस वैकल्पिक रास्ते को और मजबूत बनाएगा और असम को कोलकाता से हल्दिया पोर्ट से जलमार्ग द्वारा जोड़ेगा। इस टर्मिनल पर भूटान और बांग्लादेश के कार्गो, जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कार्गो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग स्थानों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। साथियों, अगर सामान्य जन की सुविधा प्राथमिकता हो और विकास का लक्ष्य अटल हो तो नए रास्ते बन ही जाते हैं। मजुली और नेमाती के बीच रोपैक्स सेवा ऐसा ही एक रास्ता है। इससे अब आपको सड़क के रास्ते करीब 450 किलोमीटर घूमकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप रोपैक्स से सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर करते हुए अपनी साइकिल, स्कूटर, बाइक या कार को जहाज में ले जा सकते हैं। इस रास्ते पर जो 2 जहाज चलाए जा रहे हैं, वो एक बार में करीब 1600 यात्री और दर्जनों वाहनों ले जा पाएंगे। ऐसी ही सुविधा अब गुवाहाटी के लोगों को भी मिलेगी। अब उत्तरी और दक्षिण गुवाहाटी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 3 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। इसी तरह धुबरी और हथसिंगीमारी के बीच इसकी दूरी करीब 225 किलोमीटर से कम होकर के 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा सिर्फ जलमार्ग ही नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका उपयोग करने वालों को सटीक जानकारी भी मिले, इसके लिए भी आज ई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। कार डी पोर्टल से नेशनल वाटरवे सभी कार्गो और कुछ से जुड़े ट्रैफिक डेटा को रियल टाइम पर कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी पोर्टल नौचालन के अलावा वाटरवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारियां भी देगा। जीआईएस आधारित भारत मैप पोर्टल उन लोगों की मदद करता है जो यहां घूमने फिरने या व्यापार कारोबार के लिए आना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का देश में विकास हो रहा है। असम उसका बेहतरीन उदाहरण होने वाला है। भाइयों और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट की वाटर, रेलवे, हाईवे कनेक्टिविटी के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। इस पर भी लगातार काम हो रहा है। अब सैकड़ों निवेश से
गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का छठा डेटा सेंटर भी बनने वाला है। ये सेंटर नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए डेटा सेंटर हब के रूप में काम करेगा। इस डेटा सेंटर के बनने से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ई गवर्नेंस को, आईटी सर्विस आधारित इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को और बल मिलेगा। बीते सालों से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए बीपीओ का जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसको अब ताकत मिलेगी। यानी एक प्रकार से ये सेंटर डिजिटल इंडिया के विजन को नॉर्थ ईस्ट में भी मजबूत करेगा। भाई और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका ने लिखा था, कर्मई आमार धर्म, आमी नूतन जुगर नूतन मानव, आनिम नूतन स्वर्ग, अवहेलित जनतार बाबे, धरात प्रातिम स्वर्ग। यानी हमारे लिए काम ही हमारा धर्म है। हम नए युग के नए लोग हैं जिनकी सूद भी कभी नहीं ली गई। हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की इसी भावना के साथ आज असम और नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में सरकार काम कर रही है। ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द समृद्ध हुई असमिया संस्कृति, अध्यात्म, जनजातियों की समृद्ध परंपरा और बायोडायवर्सिटी, ये पूरे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी गौरव गाथा है। श्रीमंत शंकर देव जी भी मजुली द्वीप इसी धरोहर को सशक्त करने के लिए आए थे। इसके बाद मजुली की पहचान आध्यात्म के केंद्र के रूप में, असम की संस्कृति की आत्मा के रूप में बनी। आप सभी ने क्षत्रिय संस्कृति को जिस प्रकार आगे बढ़ाया वो प्रशंसनीय है। मुखाशिल्प और रास उत्सव को लेकर जिस प्रकार देश और दुनिया में अब उत्साह बढ़ रहा है वो अद्भुत है। ये ताकत, ये आकर्षण सिर्फ आपके पास ही है। इसको बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। भाइयों और बहनों, मैं सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि मजुली के, असम के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। सत्रों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त करने का अभियान हो, कल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, मजुली को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सिटी साइट का दर्जा देना हो, तेजपुर मजुली शिवसागर हेरिटेज सर्किट हो, नमामि ब्रह्मपुत्र और नमामि बराक जैसे उत्सवों का आयोजन हो। ऐसे कदमों से असम की पहचान और समृद्ध हो रही है। साथियों, आज कनेक्टिविटी के जिन प्रोजेक्ट्स का प्रारंभ और शिलान्यास किया गया है, उनसे असम में टूरिज्म के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। क्रूज टूरिज्म के मामले में असम देश का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। नेमाती, विश्वनाथ घाट, गुवाहाटी और जोगीघापा में टूरिस्ट जेटी बनने से असम की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा। जब क्रूज में घूमने के लिए देश और दुनिया का ज्यादा खर्च करने वाला टूरिस्ट पहुंचेगा तो असम के युवाओं की कमाई के साधन भी बढ़ेंगे। टूरिज्म तो ऐसा सेक्टर है जिसमें कम से कम पढ़ा लिखा, कम से कम निवेश करने वाला भी कमाता है और स्किल्ड प्रोफेशनल भी कमाता है। यही तो विकास है जो गरीब से गरीब को भी, सामान्य नागरिक को भी आगे बढ़ाने का अवसर देता है। विकास के इसी क्रम को हमें बनाए रखना है और गति भी देनी है। असम को, नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए
हमें मिलकर के काम करना है। एक बार फिर आप सभी को विकास के नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जो असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे थे। कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट्स का आज यहां पर प्रधानमंत्री ने आगाज किया। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री का दरअसल ये कहना था कि इन परियोजनाओं से यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, असम को नए आयाम मिलेंगे। उन्नाव की घटना की अब बात करेंगे, जहां पर 3 बहनों की मौत की मिस्ट्री पर हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वाले सदमे में हैं, गांव वाले सन्न हैं, तो वहीं दलित बहनों की मौत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। सवाल यही कि तीनों बहनों के हाथ पैर किसने बांधे, तीनों कैसे बेहोश हो गई। उन्नाव में सन्न कर देने वाली घटना। खेत में हाथ पैर बंधी मिली लड़कियां। 2 नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध मौत। जिंदगी की जंग लड़ रही एक लड़की। आखिर क्या है उन्नाव की ये मौत मिस्ट्री। उन्नाव एक बार फिर से सन्न है। किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। 3 बहनें खेत में मिली, हाथ पैर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहा था, हालत गंभीर थी। उम्र भी महज 13 साल, 16 साल और 17 साल। 2 बहनों की मौत हो गई, तीसरी की हालत गंभीर है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। खबर उन्नाव के असोहा थाने की है। बबूरा गांव में कल रात खेतों में 3 बहनें बेहद ही गंभीर हालत में मिली। परिजनों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तीनों बहनें चारा लेने गई थी, लेकिन जब 7 बजे तक नहीं लौटी तो घर वाले ढूंढने निकले। काफी खोजबीन के बाद तीनों खेत में मरणासन स्थिति में मिली। आनन फानन में तीनों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन 2 बहनों को बचाया नहीं जा सका। 6 बजेगा हुआ थे, हम लौटिया देखो हरेरी परी। जब हमका नहीं हुआ साहेब मिली, सब सिरसे वरसे सब ढूंढने लागे न, बरसिंगो में नहीं मिली। बड़े बड़े सिरसे आख्यात में रहे तो वही साहेब 3 जनी परी रहे, तरी ऊपर साहेब सिरसे टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहे। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब कुछ नहीं, जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे, घास केने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे। जहां मृतक के चाचा और भाई बता रहे हैं कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे, वहीं मां इससे इनकार कर रही है। वो मुंह से झाग निकलने की बात जरूर कह रही है। घर में उनके मम्मी है और फिर हमारे भाई है, 2 लड़के बहन में घर पर है, 2 लोगों की शादी हुई बहन की, और हमारी और घर वाली। इसको लेकर अभी जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सब कुछ जगह कर रहा है, तो क्या लगता है किसी के ऊपर शक है? किसी सर शक किसी के ऊपर नहीं। अब ये बच जाए तो भी मालूम तो किसी का, तो यही बता पाएगी किसी का। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। एक बेटी की हालत गंभीर है, जिसे पहले कानपुर के हैलेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां हालत में सुधार न होने की वजह से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस थी। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। दलित बेटियों की संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही कानपुर से लखनऊ तक प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी, एडीजी से लेकर आईजी तक तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने देर रात परिजनों से मुलाकात की,
गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई। हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके ठीक पीछे वो खेत है जहां पर इन तीनों लड़कियों को बरामद किया गया था अचेत अवस्था में, जिसमें 2 लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया और तीसरी की हालत अभी तक बहुत गंभीर बनी हुई है। और वो बेहद अहम कड़ी भी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो लड़की ही वो बेहद अहम क्लू है जो बता सकता है कि आखिरकार घटना के वक्त क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटना हुई। लेकिन पुलिस वाले जो अभी तक जांच कर पाए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जब वो पाई गई तो अचेत अवस्था में थी और पॉइजनिंग का शक है शुरुआत में। उन्नाव कांड 1 से सबक लेते हुए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। इसमें अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफी झाग पड़ा हुआ पाया गया है। तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स है और अन्य घटनास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करके साक्ष्य को संकलित करते हुए और सभी के बयान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु घटना के बारे में पूरी जानकारी करके इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को अब तक कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है। अब तो सिर्फ तीसरी बहन के ठीक होने का ही इंतजार है ताकि घटना के बारे में पता चल सके। उसके बयान से ही साफ हो पाएगा कि खेत में आखिरकार क्या हुआ था। 17 फरवरी की शाम का सच क्या है। कानपुर से रंजय सिंह और उन्नाव से विशाल और शिवेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो।